Hello and welcome to Achievers Hive. Today we are continuing with chapter number 4 of class 11 psychology. Chapter number 4 that is human development और एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है which is adulthood and old age और इसी के साथ हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे. तो इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें मैं आपको फिर से वही चीज़ बोलना चाहती हूँ दैट प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि आपको बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मैं देती रहती हूँ. ऑल्सो नोट्स हैं चैप्टर के या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सारी चीज़ें जो है सारा स्टडी मटेरियल है दैट टू फॉर फ्री आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम टेलीग्राम चैनल. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट. लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो अडल्टहुड एंड ओल्ड एज की हम आज बात करेंगे जिसमें हम सबसे पहले अडल्टहुड को समझेंगे कि क्या है ये स्टेज, कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है. तो देखिए हमने अभी तक अडोलेसेंस के बारे में पढ़ा है, उससे पहले की स्टेजेस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो अडोलेसेंस में क्या होता है कि जब ये एज खत्म होती है उसी के साथ स्टार्टिंग होती है अडल्टहुड की. अडल्टहुड जो है वो एक मेच्योरिटी की एज कहलाती है, एक सेल्फ सपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल एज होती है. ये कैसा ड्यूरेशन होता है जो काफ़ी लंबा होता है. अडल्टहुड को हम मतलब एक बहुत कम ड्यूरेशन में नहीं कर सकते. जैसे चाइल्डहुड काफ़ी कम ड्यूरेशन का टाइम होता है, इन्फेंसी उससे भी छोटा होता है, प्रीनेटल स्टेज और भी छोटा होता है. बट अडल्टहुड जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है. इसको भी हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो प्री अडल्टहुड का टाइम होता है उसमें जो पर्सन होता है वो इतना मेच्योर नहीं होता क्योंकि वो एडोलेसेंस से बिल्कुल निकल कर अडल्टहुड में आता है और वहाँ आने के बाद उसके अंदर चेंजेस होने वहाँ से स्टार्ट होते हैं. तो बहुत सारी सिचुएशन से, बहुत सारी कंडीशन से गुजर कर जब इंसान धीरे धीरे मेच्योर होने लगता है उसको हम अडल्ट की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है, आपको भी बहुत ज़्यादा मेच्योर या रिस्पॉन्सिबल नहीं समझा जाता बिकॉज आप उस एज में फ़िलहाल नहीं है. अडल्टहुड में तो आप नहीं आते हैं, आप एडोलेसेंस की एज में आते हैं. तो बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से बचते हैं पेरेंट्स. वाई? बिकॉज ये वो ड्यूरेशन नहीं होता एडोलेसेंस का जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बच्चे को समझा जा सके. बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हम अपने एडोलेसेंस की एज में करते हैं जिसकी वजह से कभी कभी हम अपना करियर पाथ गलत चूज़ कर लेते हैं. कई बार हमारा जो पीयर्स का जो ग्रुप होता है वो हमारा ऐसा रहता है कि उसकी वजह से हमारे जो लाइफ की डायरेक्शन है वो बहुत बदल जाती है. लेकिन धीरे धीरे जब हमें चीज़ों की समझ आनी शुरू होती है वहीं से हमारा जो ड्यूरेशन है वो अडल्टहुड का स्टार्ट होता है. हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपने 22 में कंप्लीट कर लिया तो अब आप अडल्ट हो गए. नो डिग्री कैन जस्टिफाई दिस. आपको कोई पर्टिकुलर एज की फिक्स लिमिट जस्टिफाई नहीं कर सकती है कि आप अडल्ट हो गए हैं क्योंकि जो अडल्टहुड है वो स्टार्ट ही तब होता है, उसको हम कंसीडर ही तब किया जाता है, उसे एक्सेप्ट ही तब किया जाता है जब पर्सन के अंदर धीरे धीरे मेच्योरिटी आनी शुरू होती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगता है. अच्छा, आपसे मैं एक जनरल बात करती हूँ इस टॉपिक पर कि आप जिस एज में हैं आप धीरे धीरे अपने करियर के बारे में सोचते हैं. यहाँ से आप सोचना स्टार्ट करते हैं पर अभी आप कोई बहुत बड़ा स्टेप ले नहीं सकते क्योंकि आपकी एक तो आपकी स्टडीज़ चल रही हैं, दूसरा आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पर. बहुत सारी चीज़ों के लिए आप डिपेंडेंट हैं. तो जब अडल्टहुड की स्टेज में पर्सन आता है वो स्टेज होती है जब वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठने लगता है. यानी कि उसको ये समझ में आने लगता है कि अगर वो किसी जॉब के लिए बाहर गया हुआ है तो उसको अपनी किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, दूर रहकर किस तरह से फैमिली की केयर करनी है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो धीरे धीरे इस स्टेज में आके डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. उसके अलावा एक टाइमिंग की शिफ्ट भी होती है. जब एक इंडिविजुअल बिकम्स एन एडल्ट और अज्यूम्स एडल्ट रोल्स जो समझना शुरू करता है तो वो एक टाइम शिफ्ट होता है. जब उस टाइम शिफ्ट में पर्सन के अंदर चेंजेस आने नोटिस करने लगते हैं हम तो हम उसको अडल्ट कंसीडर कर लेते हैं. आपने देखा है ना कि किसी पर्सन की मैरिज की जब बात की जाती है तो वो कब की जाती है, जब हम ये मानते हैं कि वो पर्सन अब बहुत रिस्पॉन्सिबल है, समझदार है. उस रिस्पॉन्सिबल और समझदारी का मतलब क्या है कि वो अपने लिए अर्न कर सकता है या एक फैमिली सेटअप करने के लिए वो उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है. इसी तरीके से गर्ल्स के केस में क्या समझा जाता है, हालांकि अब के समय में तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी मदर्स हैं या बहुत सारी आपकी एज में आपने नोटिस किया होगा आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें जो मॉम्स हैं दे आर ऑल्सो अर्निंग, दे आर ऑल्सो डूइंग द जॉब. बट इनिशियली क्या होता था, बहुत पहले जब अडल्टहुड की जिस स्टेज इसको डिफाइन किया जाता था तो गर्ल्स को मेच्योर तब समझा जाता था जब हम ये मान लेते थे कि नाउ दे कैन हैंडल अ फैमिली और मे बी दे कैन मैनेज देयर ओन फैमिली. तो इस तरीके से उनको अडल्टहुड की एज में कंसीडर किया जाता था. तो अडल्टहुड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. अर्ली अडल्टहुड की अगर हम बात करें तो 2 मेजर टास्क हैं, यानी एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़ फॉर अडल्ट लिविंग, यानी अपनी लिविंग को करने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं.
वो जो होता है कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड डेवलपिंग अ स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर, एक स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप अभी तो कर सकते हैं, आप मान लीजिए आप 23 ईयर्स की एज में जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो आप उस समय पे अपने लिए तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं आप उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे, या आप इतना अर्न कर पाएंगे कि आप अपनी आगे की फैमिली को सेटल कर सकें या उसके साथ डील कर सकें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होती हैं, और वहाँ पर करियर को लेके बहुत सारे प्रेशर रहता है, रिलेशनशिप को लेके बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो इस तरीके से ये जो फेज स्टार्ट होते हैं। करियर एंड वर्क की हम बात करें तो अर्निंग अ लिविंग, चूजिंग इन ऑक्यूपेशन एंड डेवलपिंग अ करियर आर इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ पीपल इन देयर 20s एंड 30s। ये उस टाइम पर प्राइमरी होता है। आप देखिए कि 20s में 30s में लोग करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एक बार जब वो वहाँ पर खुद को स्टैब्लिश कर लेते हैं उसके बाद समवेयर दे आर कह सकते हैं कि और चीज़ों में भी ऑक्यूपाई हो जाते हैं। ये भी एक वजह होती है, क्योंकि आगे की अडल्टहुड की जो एज होती है उसमें और चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाती है। तो वहाँ पर उन्हें अपने करियर और वर्क को एक स्टेबल स्टेज पे लाना होता है, जो उनका एक प्राइमरी मोटिव होता है। तो यहाँ पर करियर एंड वर्क में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपटीशन, परफॉर्मेंस प्रेशर, dealing with competition and coping with expectation both of the employee and oneself. It is also the beginning of a new role and responsibilities. Developing and evaluate a career becomes an important task of adulthood. तो वही सब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से करियर और वर्क के बीच में मैनेज करना होता है, और आगे बढ़कर उस करियर और वर्क को अपनी मैरिड लाइफ से भी कनेक्ट करना होता है। ये सब एक जॉब वाला पार्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पार्ट या सेटलमेंट वाला पार्ट जब हमारा स्टार्ट होता है और एक जगह पर आकर कह सकते हैं स्टैग्नेंट होना शुरू हो जाता है, वहाँ से मैरिज, पेरेंटहुड और फैमिली का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो अडल्टहुड में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई कंप्लीट होने के बाद ख़त्म हो जाती है, वो दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि एक बार आपने जॉब करनी स्टार्ट कर दिया, वैसा नहीं है कि अब सब कुछ सेट है। आप फैमिली को लेकर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं या आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ रही हैं, तो वो आपको फैमिली लाइफ से मैनेज करके चलनी पड़ेगी। धीरे धीरे आप पेरेंट्स बनेंगे, पेरेंटहुड का जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस चीज़ों में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके जो है वो जो भी आपके बच्चे हैं उनको आगे सफ़र करना पड़ सकता है। फैमिली का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन पेरेंट्स के साथ आप रहते आ रहे हैं, अब लेटर एज में जाके क्या होता है, व्हेन दे ग्रो ओल्ड आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं जो मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली के बीच में करने होते हैं अलॉन्ग विद करियर एंड वर्क, क्योंकि करियर और वर्क खत्म नहीं होते, वो भी चल रहे होते हैं। तो एक कह सकते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अडल्टहुड में हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो इन सब के बीच में क्या होता है, एक हेल्थ का डिके होना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली जब आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी और आपको सब कुछ ही मैनेज करना है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करने लग जाता है, और धीरे धीरे उस हेल्थ के साथ साथ आपको उसको भी मैनेज ही करना होता है। तो अडल्टहुड की जो एक स्टेज होती है वो बहुत मेचोरिटी वाली स्टेज कही जाती है। और इन एडिशन टू गेटिंग मैरिड, बिकमिंग अ पेरेंट कैन बी अ डिफ़िकल्ट एंड स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन इन यंग अडल्ट्स। जब यंग अडल्ट्स होते हैं तब अडल्टहुड में ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, उन चीज़ों के संग एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उनके संग बहुत सारा अपना टाइम उसको देना पड़ता है, और सोशल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस जो मैरिड कपल्स की होती है उनके संग मैनेज करना पड़ता है। तो इन सब के बीच क्या होता है कि हमारा जो इमोशनल वाला पार्ट होता है, इमोशनल वाले पार्ट में हम क्या महसूस करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं। आप देखिए कि बहुत सारे लोग होते हैं, गर्ल्स होती हैं मोस्टली, बॉयज़ भी इनफैक्ट, जो एडोलेसेंस की एज होती है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी किसी बात पर हमें रोना आ जाता है या बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मतलब सिचुएशन में हाथ पैर छोड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन एडल्टहुड में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं चीज़ों को कि ऐसा है, ये लाइफ का एक पार्ट है। अगर किसी के साथ पेरेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी पर्सन के जो स्पाउस है उसके साथ उसके कोई रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, तो उनको ये चीज़ समझनी होती है। इनफैक्ट वो समझ चुके होते हैं कि लाइफ गोज़ ऑन, इट डज़ नॉट स्टॉप विद एनी वन, है ना, विद और विदाउट एनी वन। तो कभी कभी सिंगल पेरेंटिंग वाली सिचुएशन आ जाती है। बहुत सारे आपने भी देखा होगा अपने पेयर्स में कि कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनके सिंगल पेरेंट होंगे, तो उस केस में क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, मतलब उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ये भी कह सकते हैं। तो दे डू इट बिकॉज नाउ दे आर अडल्ट, दे आर मेच्योर, दे नो हाउ टू डील विद द सिचुएशंस। तो एक अलग ही लेवल की मेच्योरिटी होती है जो इस एज में आती है, अडल्टहुड में आती है, जिसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार आपके वर्क में आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, देन यू डू नॉट क्राई एंड सिट एंड वेट फॉर योर पेरेंट्स, दे विल कम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, इट डज़ नॉट हैपन।
व्हाट हैपन्स कि वो खुद उन सिचुएशंस को डील करते हैं, और यानी कि यहाँ तक कि अपनी ही नहीं, अब एज अ पेरेंट उन्हें अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी डील करना होता है। तो यहाँ पर जो मेच्योरिटी का लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, उसी की वजह से जो है वो लाइफ आगे सर्वाइव हो भी पाती है, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएं। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो बहुत सारे आते हैं। देखिए, फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में फर्टेलिटी जो होती है वो धीरे 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 डिके होने लग जाती है। अर्ली एडल्टहुड में ये बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर होती है, बहुत पीक पर होती है, जिसकी वजह से जो कपल्स होते हैं वो पेरेंट्स बन पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब लेटर अडल्टहुड की स्टेज आती है, जब हम ये तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि जब ओल्ड हो जाते हैं पेरेंट्स, ये तो नहीं कह सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं मिडिल के ख़त्म होने के साथ साथ और लेटर स्टार्ट होने के साथ साथ या वहाँ उसके एंड तक पहुँचते पहुँचते फिज़िकल लेवल पर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, और ग्रेजुअल कह सकते हैं कि डिके होने शुरू हो जाता है हमारी हेल्थ का, क्योंकि बॉडी है वो हमारी, उसने थ्रू आउट लाइफ हमारा वर्क किया है, हमारे साथ वर्क किया है और हमें पूरा सपोर्ट किया है। और ये भी डिपेंड करता है कि हमने अपनी बॉडी को कितना दिया है, हमने अपनी बॉडी से जितना वर्क लिया है उसको उतने सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं, क्या हमने हेल्थ का उस तरह से ध्यान रखा है थ्रू आउट लाइफ। इसके अलावा हेल्थ केवल फिजिकल ही नहीं होती, मेंटल हेल्थ भी हो जाती है। जैसे कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा अडल्टहुड में कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो कई बार देखा जाता है कि बहुत एंग्जाइटी और प्रेशर में होने की वजह से पेरेंट्स बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। यही वजह होती है कि वो अपने बच्चों के साथ डील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चों को ये लगने लगता है आपकी एज के वो बच्चे होते हैं, और मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो इस समय आपके पेरेंट्स हैं, तो उनको ये लगने लगता है कि बच्चे उन्हें समझ नहीं रहे हैं, बच्चों को लगता है पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि केवल आपकी ही एडोलेसेंस की एज में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, अडल्टहुड में भी, लेटर अडल्टहुड में भी जाके पेरेंट्स के साथ भी बहुत सारे इशू होते हैं, तो उन्हें बच्चे नहीं समझ पाते और वो कई बार बच्चों के साथ नहीं समझ पाते। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैलेंस होता है जिसको बिठाना होता है, और ये हमेशा कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बच्चों से भी होती है। तो इस पॉइंट पर आकर मैं भी आपको यही समझाऊंगी, इस चैप्टर का तो ये पार्ट है ही, बट स्टिल आई वुड एक्सपेक्ट यू कि आप भी अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अस, दे आर समवेयर नॉट लिसनिंग टू अस, अपनी ज़बरदस्ती जिद हम पर थोप रहे हैं, बट समवेयर देयर आर एक्सपीरियंस्ड देन यू, ऑब्वियसली दे आर मोर एक्सपीरियंस देन यू, आपका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से आपको चीज़ें समझा रहे हैं, मे बी जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो अपनी अडोलेसेंट एज में उस चीज़ को क्रॉस करके आए हुए हैं। तो हमें उनको पेशेंटली अपने पेरेंट्स को सुनना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस तो उनके होते हैं, बट वो उस लेवल पर नहीं होते, खैर वो चीज़ अलग हो जाएगी। फिलहाल हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है उनकी मेमोरी भी लॉस होने लगती है, और हालांकि मेच्योरिटी बहुत होती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, धीरे धीरे आईसाइट वीक होने लगती है, हियरिंग कैपेसिटी लो होने लगती है, जो हेयर्स होते हैं वो ग्रे होने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आने लगता है। तो ये सब कुछ मैं जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये तो बस आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग इट, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा है, मैं आपको समझा रही हूँ जो कुछ भी है। तो यही सब बातें हैं कि बहुत सारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं वो धीरे धीरे डिके होने लगती हैं। तो यहाँ पर उनकी भी एज में ऐसा कुछ चल रहा होता है जो बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो रहा होता है। तो एज अ चाइल्ड, और कह सकते हैं कि उनके हम बच्चे हैं, तो उनको हमें वहाँ पर अंडरस्टैंड करना चाहिए, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो ये टॉपिक हम अडल्टहुड का यहाँ पर क्लोज करते हैं कि किस तरह से अडल्टहुड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इमोशनल लेवल पर अगर हम देखें तो भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और अगर सोशल लेवल पर देखें तो सोशल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे पेरेंट्स का बहुत एक्सपेंशन होता है, हम उतना नहीं होते हैं, हमें लगता है कि हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, बट दैट ग्रुप इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट, कि जो पेरेंट्स का कह सकते हैं ना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। हाँ, कभी हमारे स्कूल से रिलेटेड, कभी हमारे पढ़ाई से रिलेटेड, कभी हमारे फ्यूचर से रिलेटेड, या उनकी खुद की लाइफ। तो उनका जो क्राइटेरिया होता है बहुत एक्सपेंड होता है, उनके पास बहुत वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे पास नहीं होते। तो ये सब चीज़ें जो हैं अडल्टहुड में आती हैं, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी आंसर लिखने के लिए आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, देन यू वुड बी एबल टू राइट द आंसर, इट्स नथिंग लाइक दैट, वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, ओल्ड एज की बात करते हैं। ओल्ड एज की बात है कि ओल्ड एज कब आती है, कब हम कहते हैं कि कोई पर्सन ओल्ड हो गया है। आपने कभी सोचा है कि कोई आपको पर्सन अच्छी खासी एज का होने के बाद भी ओल्ड नहीं लगता? ऐसा आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया है कि कई बार ऐसे मैंने बहुत सारे बड़े लोग देखे हैं जिनको मैं देखकर ही सोचती हूँ कि ये ओल्ड नहीं है, मतलब
दे स्टिल लुक यंग. वाई? बिकॉज दे टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. क्योंकि ओल्ड एज जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ. हेल्थ का बहुत बड़ा पार्ट होता है ओल्ड एज में. क्योंकि जनरल देखा जाए तो एक रिटायरमेंट की जो एज होती है, जहाँ जहाँ से हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो वर्क करना बंद करते हैं, वहाँ से कंसिडर करते हैं कि नाउ दे आर गेटिंग ओल्ड. बट एक्चुअली ओल्ड एज का रिटायरमेंट से तो कुछ ऐसा खास लेना देना नहीं कह सकते. बट हाँ, हेल्थ से ज़रूर हम कह सकते हैं कि आपने देखा होगा आर्मी पर्सनस जो होते हैं आफ्टर देयर रिटायरमेंट, आपने देखा होगा 70-75 ईयर्स के भी होते हैं वो, और उनके अंदर इतनी फिटनेस होती है कि हम उन्हें ओल्ड कह पाते हैं. नहीं कह पाते हम ओल्ड. हम समवेयर वी नो कि दे हैव ग्रे हेयर्स, दे हैव स्किन उनकी काफ़ी डल हो जाती है. बट ओल्ड एज का आना काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड करता है, यानी हेल्थ पर डिपेंड करता है. अब धीरे धीरे जो है वो ओल्ड एज की डेफिनेशन धीरे धीरे बदल रही है. बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं विच द एजड हैव टू कोप विद, इंक्लूड रिटायरमेंट. और कई बार विडो होने की वजह से, इलनेस की वजह से, फैमिली में डेथ होने की वजह से जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से पर्सन धीरे धीरे बहुत कहते हैं ना, बहुत अपनी हेल्थ में डिके फील करता है, अपनी मेंटल हेल्थ में बहुत डिके फील करता है. तो वो धीरे धीरे वो स्टेज जो होती है वो इंसान को ओल्ड एज की तरफ लेकर चली जाती है. पर हम ये नहीं कह सकते कि आप 60 के हो गए हैं द डे आपका 60th बर्थडे हुआ आप ओल्ड हो गए. ऐसा कुछ नहीं है. ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है. यू ऑल्सो नो दैट. लेकिन बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे हैं 70 ईयर्स से भी ज़्यादा होते हैं. दे आर क्वाइट एक्टिव, एनर्जेटिक एंड क्रिएटिव. दे आर कॉम्पिटेंट एंड आर देयर फॉर वैल्यूड बाय सोसाइटी इन मैनी वॉक्स ऑफ लाइफ. बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं. ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड एज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, एटीट्यूड ऑफ पीपल, expectation of society and the available support system. वर्क जो होता है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग अर्ली अडल्ट ईयर्स, दैन फैमिली बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट एंड बियॉन्ड दैट हेल्थ बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यही चीज़ हमने भी डिस्कस करी कि किस तरह से पहले हमारे लिए अर्ली 20th 30th में क्या होता है, वर्क इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद फैमिली, पेरेंटहुड, ये सब चीज़ें आ जाती हैं और धीरे धीरे जो होती है वो हेल्थ इंपॉर्टेंट होने लग जाती है. बट बाय द टाइम वी रियलाइज़ कि जो हमारी हेल्थ है दैट इज़ ईदर गुड और नॉट, हाँ उस स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं जिसको हम ओल्ड एज कहते हैं. यही सब कुछ है ओल्ड एज में. ओल्डर्स अडल्ट्स ऑल्सो नीड टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर. ये भी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि जो ओल्ड एज वाले होते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप इज़ व्हाट. आपने जनरेशन गैप तो पढ़ा है ना कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे हमारी बहुत जगह पर जो है वो थिंकिंग नहीं मिलती है. कई जगह पर हमें उनके लिए भी लगने लगता है कि दे आर पुटिंग सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस ऑन अस और दे आर समवेयर टेलिंग अस फॉर अननेसेसरी रीजंस. कुछ बातें ऐसी बताते हैं बट दे आर द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द फैमिली, सो दे मस्ट बी वैल्यूड. क्योंकि उनके जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो हमारे पास नहीं हो सकता, और जब तक होगा तब तक हम वो एक्सपीरियंस किसी और के साथ शेयर कर रहे होंगे, और तो उस समय पर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होंगे. तो इस तरीके से जो ओल्ड एज है वो, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी फील होती है. हेल्थ, जो फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं. इनसिक्योरिटी, डिपेंडेंसी आ जाती है. इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओल्ड एज में पेरेंट्स होते हैं उन्हें लगने लगता है कि मे बी हम किसी काम के नहीं हैं अब, समथिंग लाइक दैट, कि या फिर हमारी शायद वैल्यू नहीं रहेगी, हमारी बात को समझा नहीं जा रहा है. बट होता क्या है कि टाइम के संग संग चीज़ें बदलती हैं और जो नई जनरेशन होती है वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहती है, तो वो पुरानी चीज़ों में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कई बार जो ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं हमारे, उनको वो बहुत ही रिजेक्टेड फील करते हैं. तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम की तरह से फैमिलीज़ में आती है जिसको कि डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. और इमोशनल लेवल पर ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है. कहा जाए अगर although death is more likely to occur in late adulthood, death can come at any point in development. ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि डेथ का कोई फिक्स टाइम है कि डेथ कब होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. The deaths, especially of children and younger adults, are often perceived to be more tragic than those of others. ओल्ड एज में ही कंसिडर कर ही लिया जाता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द पीपल हैज़ टू लीव द वर्ल्ड. बट जो शुरुआत की टाइम होता है वहाँ पर जो डेथ होती है उसको बहुत ही ज़्यादा सैड वे में लिया जाता है. ऑब्वियसली डेथ तो एक ऐसा पार्ट है जो उसके बारे में हम शायद डिस्कस भी नहीं करना चाहते. तो किसी भी स्पाउस की जो डेथ होती है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट लॉस कंसिडर किया जाता है. और इस तरीके से पीपल इन डिफरेंट कल्चर्स व्यू डेथ डिफरेंटली. अब यहाँ पे अब हम बिल्कुल जहाँ डेवलपमेंट हमारा जहाँ पर ख़त्म हो जाता है जाके वहाँ तक हम आ चुके हैं. हम यहाँ पर डेथ की बात हो रही है. इसी के संग संग ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा. और दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे कल्चर में जो है वो डेथ को भी कहीं ना कहीं एक
पार्ट कंसीडर किया जाता है लाइफ का, कि वहाँ लाइफ का तो नहीं कह सकते कि लाइफ ख़त्म होती है वहाँ पर आकर, पर हाँ हमारी लाइफ साइकिल का एक पार्ट समझा जाता है कि वहाँ पर आकर लाइफ ख़त्म होती है। देन बहुत सारी चीज़ों से उसको जोड़ा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, एज यू नो, रीड इन दिस चैप्टर, दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम। तो हमने इस ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर को यहाँ पर इस तरह से क्लोज कर दिया। बहुत सारे लाइफ प्रोस्पेक्टिव्स को हमने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। तो आपको कुछ भी जो समझ में नहीं आया है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ ड्रॉप योर फीडबैक ऑल्सो, आपको क्या समझ में ज़्यादा आता है, क्या नहीं आता है, किस तरह से आप चीज़ें चाहते हैं कि डिफरेंट हो। आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ राइट समथिंग, टेल मी समथिंग, वट एवर यू फील लाइक टू टेल मी, वट एवर यू फील लाइक टू शेयर विद मी। और ये चैप्टर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 के हम पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। और again I would ask you to please join the Telegram channel and also follow us on Instagram, and I'll be coming back with a new video. But for now I'm signing off, so see you very soon. Till then, take care. Bye bye.